हमारे इस विशेष विस्तृत चर्चा सत्र में सभी सुनने वालों का स्वागत है। आज हमारे पास विश्लेषण के लिए एक बहुत ही खास विषय है। हाँ, यूपी-टीईटी पेपर 2 के बाल विकास एवं शिक्षण विधि खंड के 15 बहुत ही महत्वपूर्ण और वैचारिक प्रश्न। बिल्कुल। और जो स्रोत सामग्री हमारे पास है ना, वो सिर्फ सही जवाबों की कोई रटने वाली लिस्ट नहीं है। इसमें मनोविज्ञान के वो गहरे सिद्धांत है जो तय करते हैं कि मतलब इंसान असल में सीखता कैसे है। सही कहा। इस चर्चा का जो मुख्य लक्ष्य है, वो सिर्फ सवालों के उत्तर जानना नहीं है, बल्कि हर विकल्प का विश्लेषण करना है कि कोई विकल्प सही क्यों है और बाकी गलत क्यों है। हाँ, क्योंकि जो बारीकियां हैं ना, वहीं अच्छे खासे जानकार भी उलझ जाते हैं। एकदम। और मैं बता दूं कि ये सत्र बिल्कुल एक शुरुआती विद्यार्थी के स्तर को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, ताकि कॉन्सेप्ट्स को आसानी से समझा जा सके और लंबे समय तक याद रखा जा सके। ये कोई आम रट्टा मारने वाला सत्र नहीं है, बल्कि स्मार्ट स्टडी का एक तरीका है। ठीक है, चलिए इसे गहराई से समझते हैं। शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। बिल्कुल, शुरू करते हैं। तो हमारे नोट्स में पहला सवाल है शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि के बारे में। व्यक्तिनिष्ठ यानी सब्जेक्टिव। इसका सीधा सा अर्थ है जो व्यक्ति के अपने विचारों और भावनाओं पर निर्भर हो। हाँ, और अगर हम विकल्पों को देखें तो निरीक्षण, या जिसे हम ऑब्जर्वेशन कहते हैं, या फिर प्रयोगीकरण, ये सब बाहरी चीजें हैं। इनमें कोई दूसरा व्यक्ति आपका अध्ययन कर रहा है। मतलब वो ऑब्जेक्टिव हो गया। बिल्कुल। लेकिन जो अंतर्दर्शन विधि है, यानी इंट्रोस्पेक्शन, उसका मतलब ही है खुद के अंदर झांकना, अपनी भावनाओं को खुद महसूस करके रिपोर्ट करना। और इसीलिए इसका सही उत्तर है विकल्प 4, अंतर्दर्शन, क्योंकि खुद के मन का दर्शन ही अंतर्दर्शन है। एकदम सही। और विद्यार्थियों के लिए यहाँ एक बहुत काम की एग्जाम टिप है। हाँ, वो जरूर साझा करें। जब भी परीक्षा में व्यक्तिनिष्ठ या सब्जेक्टिव शब्द आए, तो उसे हमेशा स्वयं के व्यक्तिगत अनुभव या सेल्फ रिपोर्टिंग से जोड़कर देखें। आपका उत्तर कभी गलत नहीं होगा। बहुत बढ़िया टिप है। अब दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये एल्बर्ट बंडूरा के बारे में है। उनका संबंध किस सिद्धांत से है? नोट्स में बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट का एक बड़ा हिंट दिया हुआ है। हाँ, बोबो डॉल प्रयोग मनोविज्ञान का बहुत ही मशहूर प्रयोग है, जहां बच्चों ने एक वयस्क को गुड़िया को मारते हुए देखा और फिर वही व्यवहार खूब दोहराया। मतलब उन्होंने देखकर सीखा, बिना किसी इनाम या सजा के। बिल्कुल। और यही बात इसे संज्ञानात्मक या व्यवहारवादी सिद्धांतों से अलग करती है। ये प्रयोग साबित करता है कि बच्चे समाज में दूसरों को देखकर उनका अनुकरण करके सीखते हैं। तो इसका सही उत्तर हुआ सामाजिक अधिगम सिद्धांत, जो कि विकल्प 4 है। समाज को देखकर सीखना मतलब बंडूरा। सही। और एग्जाम टिप यही रहेगी कि परीक्षा ने एल्बर्ट बंडूरा का नाम देखते ही तुरंत अनुकरण यानी इमिटेशन और बोबो डॉल को अपने दिमाग में लाएं। ये याद रखना बहुत आसान है। सीखने की बात हो ही रही है, तो तीसरे प्रश्न पर आते हैं, जो अधिगम में पठार यानी लर्निंग प्लेटो के बारे में है। ये एक बहुत ही व्यावहारिक स्थिति है जिसका सामना हर सीखने वाले को करना पड़ता है। हाँ, मतलब सीखने के दौरान एक ऐसा समय आता है जब सीखना एकदम रुक जाता है, ग्राफ सीधा हो जाता है। तो ये पठार बनता क्यों है? देखिए, अगर हम विकल्पों को देखें तो अभिप्रेरणा, रुचि या परिपक्वता, ये सब तो सीखने की गति को बढ़ाते हैं। इनसे तो ग्राफ ऊपर जाएगा। हाँ, वो तो पॉजिटिव कारक हो गए। बिल्कुल। सिर्फ थकान ही एक ऐसा नकारात्मक कारक है जो सीखने की गति को एकदम रोक देता है। दिमाग थक गया तो नई जानकारी अंदर जाना बंद हो जाती है। तो सही उत्तर है विकल्प 1, थकान द्वारा। दिमाग थका, सीखना रुका और पठार बन गया। एकदम सही। एग्जाम टिप के तौर पर सुनने वालों को यह ध्यान रखना चाहिए कि पठार का अर्थ है ठहराव या रुकावट। इसके लिए हमेशा नकारात्मक कारणों को ही चुनें, जैसे थकान या उबाऊपन। बहुत ही तार्किक बात है। तो अब चौथे प्रश्न पर चलते हैं। ये दर्पण चित्र परीक्षण यानी मिरर ड्राइंग टेस्ट के बारे में है। ये टेस्ट क्या मापता है? इस परीक्षण में शीशे में देखकर एक रास्ते या चित्र को ट्रेस करना होता है। हाँ, और शीशे में तो दायां बायां उल्टा दिखता है ना? बिल्कुल। और यही इसका मुख्य बिंदु है। यह टेस्ट यह जांचता है कि जब आप कोई एक काम करना सीख चुके हैं, जैसे सामान्य रूप से पेन चलाना, तो वो पुरानी आदत इस नई उल्टी परिस्थिति में कैसा प्रभाव डालती है। मतलब एक काम के अनुभव का दूसरे काम में ट्रांसफर होना। सही कहा। इसीलिए यह अधिगम अंतरण को मापता है, जिसे अंग्रेजी में ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हुआ विकल्प 2, अधिगम अंतरण को।
और इसे याद रखने का तरीका यही है कि एक परिस्थिति की सीखी हुई आदत जब दूसरी परिस्थिति में असर डाले तो वो अंतरण है। और टिप यह है कि परीक्षा में जब भी सीखी हुई चीज दूसरी जगह मदद करे या रुकावट पैदा करे, उसे आंख बंद करके अधिगम अंतरण मान ले। बहुत ही स्पष्ट है। अरे यहाँ एक दिलचस्प बात है, मैं नोट्स देख रही थी और प्रश्न 5 और प्रश्न 8 ये दोनों एक ही कंसेप्ट से जुड़े हुए हैं। हाँ, ये दोनों प्रश्न मनोवैज्ञानिक परीक्षणों पर आधारित हैं। प्रश्न 5 में क्लाउड पिक्चर परीक्षण है और प्रश्न 8 में हरमन रोशा का इंक ब्लॉट टेस्ट है। देखिए, चाहे बादलों की आकृतियां हों या कागज पर स्याही के धब्बे, ये दोनों ही इंसान के अचेतन मन को बाहर लाने के तरीके हैं। इन्हें प्रक्षेपी परीक्षण या प्रोजेक्टिव टेस्ट कहा जाता है। मतलब इनमें व्यक्ति को कोई अस्पष्ट चित्र दिखाया जाता है और पूछा जाता है कि उसे क्या देख रहा है। बिल्कुल। और अस्पष्ट चित्रों को देखकर इंसान जो भी कहानी बनाता है, वो असल में उसका खुद का व्यक्तित्व होता है। वो अपनी दबी हुई भावनाओं को उस चित्र पर प्रोजेक्ट कर देता है। तो दोनों ही प्रश्नों का सही उत्तर व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी है। प्रश्न 5 का विकल्प 2 और प्रश्न 8 का विकल्प 4। एकदम सही। और परीक्षा के लिए ये टिप बहुत जरूरी है कि कोई भी प्रक्षेपी परीक्षण या अस्पष्ट चित्र वाला टेस्ट आए तो वो हमेशा व्यक्तित्व मापन से ही जुड़ा होगा। ये तो बहुत ही शानदार है। एक कंसेप्ट से 2 सवाल हल हो गए। चलिए अब प्रश्न 6 पर आते हैं। ये थोड़ा गणितीय है, बुद्धिलब्धि यानी IQ की गणना के बारे में। हाँ, IQ वाले सवाल UPTET में बहुत आम हैं। सवाल है कि 5 साल के बच्चे की मानसिक आयु 8 साल है, उसका IQ क्या होगा? इसका एक बहुत ही सीधा सूत्र है। मानसिक आयु को वास्तविक आयु से भाग दें और 100 से गुणा कर दें। हाँ, तो यहाँ मानसिक आयु 8 है और वास्तविक आयु 5। बिल्कुल। तो 8 को 5 से भाग देने पर मिलेगा 1.6 और जब उसे 100 से गुणा करेंगे तो उत्तर आएगा 160। यानी विकल्प 2 सही है, 160। इसे याद रखने का एक बहुत ही मजेदार तरीका है। मानसिक आयु हमेशा सूत्र में ऊपर रहती है क्योंकि दिमाग शरीर में सबसे ऊपर सिर में होता है। वाह, ये याद रखने का बहुत ही अच्छा तरीका है। एग्जाम टिप भी यही है कि इस फॉर्मूले को पक्का रट लें। मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100। इस पर एक न्यूमेरिकल प्रश्न लगभग हर बार आता ही है। बिल्कुल। अब इसी IQ से जुड़ा हमारा 7वां प्रश्न है। मंदबुद्धि बालकों का प्रशिक्षण योग्य यानी ट्रेनेबल IQ स्तर क्या होता है? देखिए, बौद्धिक अक्षमता के अलग अलग स्तर होते हैं। जिनका IQ बहुत कम होता है, उन्हें जीवन भर देखभाल की जरूरत होती है। वो खुद से कुछ नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन सवाल प्रशिक्षण योग्य श्रेणी के बारे में है। सही। और एक विशेष स्तर ऐसा होता है जहां बच्चों को बुनियादी काम जैसे खुद कपड़े पहनना या साफ सफाई, इसकी ट्रेनिंग दी जा सकती है। ये स्तर 36 से 49 के बीच माना जाता है। तो इसका सही उत्तर हुआ विकल्प 1, 36 से 49, क्योंकि इस स्तर पर बच्चा पूरी तरह स्वतंत्र तो नहीं हो सकता, लेकिन रोजमर्रा के काम सीख सकता है। एकदम सही। और एग्जाम टिप ये है कि प्रशिक्षण योग्य श्रेणी हमेशा गंभीर अक्षमता और सामान्य के बीच की कड़ी होती है। 36 से 49 का आंकड़ा याद रखें। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 9 पर। यह विस्मृति यानी भूलने के बारे में है। पूछा गया है कि इनमें से क्या विस्मृति का कारण नहीं है? यहाँ सवाल के नहीं शब्द पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। हाँ, मतलब किस वजह से हम चीजें भूलते नहीं हैं। अगर विकल्पों को देखें तो मानसिक द्वंद्व या सीखने की दोषपूर्ण विधियों से तो भूलना तय है। बिल्कुल। तनाव या गलत तरीके से पढ़ेंगे तो भूलेंगे ही। लेकिन एक विकल्प है स्मरण करने की इच्छा। अगर आप किसी चीज को याद रखना चाहते हैं तो आप उसे भूलेंगे कैसे? हाँ, ये तो बिल्कुल उल्टी बात हो गई। जो याद करना चाहोगे वह भूलने का कारण कैसे बन सकता है? तो सही उत्तर है विकल्प 2, स्मरण करने की इच्छा। एकदम सही। और विद्यार्थियों के लिए एग्जाम टिप ये है कि परीक्षा में प्रश्न के नहीं है वाले हिस्से को हमेशा अंडरलाइन करें। ऐसे प्रश्नों में 3 नकारात्मक और 1 सकारात्मक विकल्प होता है। बस उस सकारात्मक विकल्प को पहचानना होता है। बहुत ही व्यवहारिक टिप है। अब प्रश्न 10 देखते हैं। वह विज्ञान जो संख्यात्मक प्रदत्त यानी न्यूमेरिकल डेटा को एकत्र करने और व्याख्या करने से जुड़ा है, उसे क्या कहते हैं? देखिए, ज्यामिति तो आकारों के लिए होती है। गणित एक बहुत ही व्यापक विषय है। हाँ, लेकिन जहाँ डेटा,
नंबर और उनकी तुलना करने की बात आती है तो वो एक अलग ही क्षेत्र बन जाता है। बिल्कुल। डेटा इकट्ठा करना, उसे विभाजित करना और उससे निष्कर्ष निकालना, ये सब सांख्यिकी यानी स्टैटिस्टिक्स का काम है। तो सही उत्तर है विकल्प 4 सांख्यिकी। इसे याद रखना बहुत आसान है। जहां भी आंकड़ों को इकट्ठा करने और व्याख्या की बात हो वो सांख्यिकी है। एग्जाम टिप भी यही है कि संख्यात्मक प्रदत्त और व्याख्या शब्दों का सीधा संबंध हमेशा सांख्यिकी से ही जोड़ें। अब आते हैं प्रश्न 11 पर। ये थोड़ा ट्रिकी है। निम्न में कौन शेष से भिन्न है, मतलब ऑड वन आउट खोजना है। हाँ, इसके लिए हमें चारों विकल्पों की प्रकृति पता होनी चाहिए। विकल्प है 16 पीएफ, ड्रॉ अ मैन, टीएटी और रैविन का परीक्षण। हमने भी थोड़ी देर पहले व्यक्तित्व परीक्षणों की बात की थी। 16 पीएफ, ड्रॉ अ मैन और टीएटी, ये तीनों ही इंसान की पर्सनैलिटी यानी व्यक्तित्व का परीक्षण करते हैं। अच्छा, तो फिर बचा रैविन का परीक्षण। बिल्कुल। रैवन का परीक्षण व्यक्तित्व के लिए नहीं बल्कि बुद्धि के मापन के लिए बनाया गया है। ये एक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। तो सबसे अलग यही हुआ, विकल्प 1 रैविन का परीक्षण, क्योंकि बाकी सब व्यक्तित्व के हैं और ये बुद्धि का। सही। और तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए एग्जाम टिप यह है कि परीक्षणों की हमेशा 2 अलग-अलग सूचियां बनाकर याद करें, एक बुद्धि परीक्षणों की और एक व्यक्तित्व परीक्षणों की। इससे ऐसे सवाल कभी गलत नहीं होंगे। बहुत ही शानदार तरीका है ये। चलिए अब प्रश्न 12 पर चलते हैं, जो फिर से सांख्यिकी का एक सवाल है। मध्यांक यानी मीडियन ज्ञात करना है। संख्याएं दी हैं 7, 8, 9, 10, 11, 12। मध्यांक निकालने का मतलब है डेटा का बिल्कुल बीच का हिस्सा खोजना, लेकिन सबसे पहले संख्याओं को छोटे से बड़े क्रम में लिखना होता है। हाँ, पर यहाँ तो संख्याएं पहले से ही 7 से 12 तक क्रम में लगी हुई हैं और कुल 6 संख्याएं हैं। यही मुख्य बिंदु है। 6 एक सम यानी इवन नंबर है। जब संख्याएं सम होती हैं तो बीच में कोई एक संख्या नहीं बल्कि 2 संख्याएं आती हैं। तो यहाँ बीच में 9 और 10 आ रहे हैं। बिल्कुल। और मध्यांक निकालने के लिए इन दोनों बीच की संख्याओं को जोड़कर उनका आधा कर दिया जाता है, यानी उनका औसत निकालते हैं। तो 9 और 10 को जोड़ा तो 19 आया और 19 का आधा हुआ 9.5। एकदम सही। तो सही उत्तर है विकल्प 3 9.5। याद रखने का तरीका, बीच के 2 पकड़ो, जोड़ो और आधा कर दो। बहुत बढ़िया। और एग्जाम टिप हमेशा याद रखें, मध्यांक के लिए सबसे पहला कदम संख्याओं को आरोही क्रम में लगाना है। इसे कभी ना भूलें, वरना उत्तर हमेशा गलत आएगा। बिल्कुल। अब आते हैं प्रश्न 13 पर। ये सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत यानी इनसाइट लर्निंग के बारे में है। ये सिद्धांत किसने दिया? यहाँ नोट्स में कोहलर और उनके चिंपैंजी सुल्तान का बड़ा अच्छा हिंट है। हाँ, वो केले वाला प्रयोग, जहां सुल्तान ने अचानक से 2 छड़ियों को जोड़कर केले उतार लिए थे। मतलब एकदम से दिमाग की बत्ती जल गई। आहा मोमेंट। बिल्कुल। और कोहलर कौन थे? वे एक गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक थे। थॉर्नडाइक की तरह वो ये नहीं मानते थे कि सीखना सिर्फ बार-बार गलती करके होता है। उनका मानना था कि उच्च बुद्धि वाले प्राणी पूरी परिस्थिति को समग्र रूप से देखते हैं और फिर अचानक समाधान निकालते हैं। तो इसका सही उत्तर हुआ विकल्प 2 गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक। सुल्तान को केले देखकर जो सूझ आई वो गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की ही देन है। सही। एग्जाम टिप ये है कि परीक्षा में सूझ, अंतर्दृष्टि और समग्रता जैसे शब्द जहां भी देखें उन्हें सीधे गेस्टाल्टवाद से जोड़ दें। चलिए अब हमारे 14वें प्रश्न पर पहुंच गए हैं। मैकडूगल की मूल प्रवृत्ति यानी इंस्टिंक्ट के बारे में। मैकडूगल के अनुसार हमारी हर मूल प्रवृत्ति के साथ क्या जुड़ा होता है? मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्तियों की पहचान की थी और उनका मानना था कि हमारी हर प्राकृतिक आदत किसी न किसी भावना से पैदा होती है। जैसे भागने की जो प्रवृत्ति है वो डर की वजह से होती है। बिल्कुल। मनोविज्ञान की भाषा में इस भावना को संवेग यानी इमोशन कहते हैं। मैकडूगल के अनुसार हर मूल प्रवृत्ति के साथ एक संवेग अनिवार्य रूप से जुड़ा होता है। तो सही उत्तर है विकल्प 2 संवेग। इसे हम ऐसे याद रख सकते हैं कि मूल प्रवृत्ति अगर एक गाड़ी है तो संवेग उसका ईंधन है। बिना संवेग के मूल प्रवृत्ति काम नहीं करेगी। बहुत ही सटीक उदाहरण है। और एग्जाम टिप यही रहेगी कि मैकडूगल की 14 मूल प्रवृत्तियों और उनसे जुड़े 14 संवेगों की सूची परीक्षा से पहले एक बार जरूर देखकर जाएं। इससे अक्सर सीधे सवाल पूछे जाते हैं। अब हम आज के आखिरी प्रश्न 15वें प्रश्न पर आ गए हैं। पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना क्या कहलाता है? यह बहुत ही वैचारिक प्रश्न है। देखिए, जब हम अपनी इंद्रियों
जैसे आंख या कान से कुछ महसूस करते हैं तो वो केवल संवेदना होती है। मतलब सिर्फ महक आना संवेदना है। हाँ, लेकिन जब आपका दिमाग उस महक को आपके पुराने अनुभव से जोड़कर यह समझ लेता है कि अरे ये तो गुलाब की महक है, तब वो क्या बन जाता है? तब वो समझ में आ जाता है, यानी उसे एक अर्थ मिल जाता है। बिल्कुल। और जब संवेदना को अर्थ मिल जाता है तो मनोविज्ञान में उसे प्रत्यक्ष ज्ञान या परसेप्शन कहते हैं। तो सही उत्तर हुआ विकल्प 2, प्रत्यक्ष ज्ञान। खुशबू आना संवेदना है, पर गुलाब को पहचान लेना प्रत्यक्ष ज्ञान है। एकदम सही। और इस आखिरी प्रश्न की एग्जाम टिप ये है कि अर्थ प्रदान करना ही इन दोनों के बीच का सबसे बड़ा अंतर है। परीक्षा में अर्थ शब्द दिखते ही प्रत्यक्ष ज्ञान को चुने। तो इस तरह हमने यूपीटीईटी के इन 15 प्रश्नों का पूरा विश्लेषण कर लिया है। मुझे लगता है इस चर्चा से ये बिल्कुल साफ हो गया होगा कि सफलता का रहस्य सिर्फ उत्तर रटना नहीं है, बल्कि क्यों और कैसे को समझना है। बिल्कुल। और आज की इस विस्तृत चर्चा को समाप्त करने से पहले मैं सुनने वालों के लिए एक गहरा विचार छोड़कर जाना चाहूंगा। हाँ, जरूर। आज हमने कोहलर के सुल्तान चिंपांजी और उसके सूझ के सिद्धांत की बात की। जरा सोचिए, अगर हमारी पूरी शिक्षा प्रणाली सिर्फ रट्टा लगवाने के बजाय बच्चों में इस अचानक सूझ या आहा मोमेंट को विकसित करने पर केंद्रित हो जाए, तो हमारे क्लासरूम्स कितने बदल जाएंगे? इस बारे में विचार करें और अपने आसपास के बच्चों को उसी नजरिए से देखें। ये वास्तव में एक बहुत ही गहरा और सोचने पर मजबूर करने वाला विचार है। इसी विचार के साथ आज की हमारी ये चर्चा यहीं समाप्त होती है। अपनी पढ़ाई जारी रखें और इन अभ्यास प्रश्नों का रिवीजन करते रहें। अगली गहरी चर्चा तक के लिए अलविदा।